Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Sir Dikshit and we are going to read about resolving power. ठीक है my dear students, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वेब ऑप्टिक्स के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं हमने उसे कवर कर लिया था. ठीक है, चाहे वो हाइजेंस प्रिंसिपल हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो, या फिर आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, या फिर जो भी न्यूमेरिकल्स थे उन्हें हमने देखा. ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की. ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक रिजॉल्विंग पावर के बारे में, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे. ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का. चलिए क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं कि रिजॉल्विंग पावर होता क्या है. ठीक है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है. दरअसल जब हम बात करते हैं किसी मीडियम में इमेज को बनाने की, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर रहे थे, तो उसमें हुआ क्या, उसमें बात यहां तक आती है कि हमने उस इमेज को बना लिया. ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है वो इमेज हमें क्लियरली नहीं दिखती है. ठीक है, वो इमेज हमें क्लियरली नहीं दिखती है, तो उसके लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर. क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर. यानी कि किसी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स को, नियरली ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स है, वेरी नियर है. ठीक है, इसको क्लियरली सेपरेट करके देखने के लिए, क्लियर एक व्यू इमेज पाने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, ये हर इंस्ट्रूमेंट के पास देखा जाता है. ठीक है, जैसे में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, ये क्या करते हैं, उन इमेज को वेरीफाई करके एक क्लीन इमेज देते हैं. ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप में आप देखते होंगे कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, उसे आपको एकदम क्लीन करके दिखलाएगा. ठीक है, जो आपके नेक्ड आइज से नहीं दिख सकती, वैसे ही टेलीस्कोप के साथ होता है. ठीक है, तो आप एक बात समझ गए कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है. ये हमें क्लीन इमेज देखने में क्या करता है, मदद करता है. ठीक है, क्लीन इमेज देखने में क्या करता है, मदद करता है. इस बात को समझ गए, किस चीज को कहते हैं, इसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, अब अगर हम बात करें रिजॉल्विंग पावर में कुछ कंडीशंस की, जैसे में कि इसके लिमिट क्या होता है, क्या लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर क्या होता है. इसका लिमिट ये होता है कि ये क्या करता है, क्लीनिंग इमेज को करता है. ठीक है, और लिमिट इसका ये हो गया कि जब ये दो इमेज को सेपरेट करता है तो वो केवल उन्हीं के पास फोकस कर पाता है. ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे हम नेक्ड आइज से देखते हैं तो लगभग 10, 15, 20 को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एक साथ, लेकिन ये क्या करता है, केवल दो को एक साथ सेपरेट करके दिखला सकता है. ठीक है, या फिर 2 या 3 भी हो सकते हैं, जैसे मॉडर्न एडवांस में आए हैं उसमें 3 या 4 भी दिखा सकता है, लेकिन जो मेनली है रिजॉल्विंग पावर वो बताता है किसी दो पार्टिकल्स या फिर दो क्लीन इमेज के बारे में बताएगा. ठीक है, उसे क्लियर करके दिखलाएगा. ये इसका लिमिटेशन होता है कि वो क्या करता है, वो इन सब चीजों को नहीं बता पाता, मतलब वहां पे मौजूद सारी चीजों की रिजॉल्विंग पावर नहीं दे पाती है. ठीक है, अब एक बात समझना, रिजॉल्विंग पावर में अगर हम बात करें, रिजॉल्विंग पावर आरपी से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, हर चीज का, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, हर इंस्ट्रूमेंट का हल्का सा अलग होने वाला है. ठीक है, तो ये जो होता है रिजॉल्विंग पावर होता है 1/स्मॉल d होता है. क्या होता है, 1/स्मॉल d होता है क्या, रिजॉल्विंग पावर. ठीक है, ऐसा क्यों है, जो d था, आपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स में देखे होंगे, जो d था वो उसके बीच का डिस्टेंस था, डिस्टिंक्टली उसे दिखा रहा था. ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस था, उसका अपॉन में जो रेशियो होता है वो उसे मैग्नीफाई करता है, किस चीज के लिए, रिजॉल्विंग के लिए. ठीक है, और इसी चीज को रिजॉल्विंग पावर के रूप में डिनोट किया जाता है. ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अगर हम बात करें किसकी, माइक्रोस्कोप की. ठीक है, माइक्रोस्कोप की, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका, ठीक है, जो d की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 nu sin थीटा अपॉन लैम्डा. कैसा होता है, 2 nu sin थीटा अपॉन लैम्डा. ठीक है, ऐसे होता है. और अगर हम इसे आरपी के फॉर्म में लिखना चाहें, रिजॉल्विंग पावर के फॉर्म में लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू
ये लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ ऊपर आ गया अपॉन 2 न्यू साइन थीटा, 2 न्यू साइन थीटा। ये किस चीज के लिए यूज किया गया है, किसी मीडियम के लिए यूज किया गया है, क्योंकि जो पार्टिकल हम देख रहे होंगे या फिर जो इमेज बन रहा होगा किसी न किसी मीडियम में होगा, ठीक है। वेव की बात हम करते हैं तो मीडियम की बात करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ये जो बात चल रही है रिजॉल्विंग पावर, वो किसके थ्रू चल रही है, वेव के थ्रू चल रही है, ठीक है। उसी में आपने हाइजेंस प्रिंसिपल या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिजॉल्विंग पावर किसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए। किसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए। एक बात समझिएगा, अगर हम क्या करते हैं, हम बात करें माइक्रोस्कोप की बात हुई, अब हम अगर बात करें टेलीस्कोप की, किस चीज की, टेलीस्कोप की, ठीक है। बात करते हैं किसकी, टेलीस्कोप की। यहां पे समझना जरा होता क्या है, जो टेलीस्कोप होता है इसमें ध्यान से देखियो, टेलीस्कोप में जो रिजॉल्विंग पावर होगा वो किसके थ्रू होगा, समझना। टेलीस्कोप अपने आईज से देखते हो, कितना होना चाहिए, आईज का एक डी वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर 10th में भी बताया जाता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम वो लिखने वाले नहीं, हम लिखते क्या है, डी, ठीक है। यानी कि जो हम पहले देख रहे हैं उसका, यानी कि डी अपान एक वैल्यू निकल के आती है 1.22 इंटू लैम्डा, ठीक है। 1.22 क्या है समझिएगा, 1.22 जो दिया हुआ मीडियम है, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट करता है, इंटू वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ क्या है। ये रिजॉल्विंग पावर आता है किसमें, टेलीस्कोप में। किसमें आता है, टेलीस्कोप में आता है। टेलीस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे फर्दर चीजों को देखते हैं, जैसे कि हमने स्टार्स देखा, मून देखा, ठीक है, बहुत सारे स्टार्स को साथ में देखना हो, अगर मान लीजिए कोई मीडियम है बीच में हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो बहुत सारे को देखना हो तो हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। उसके थ्रू हम पूरा एनवायरमेंट देख सकते हैं आकाश का, ठीक है। जो नेक्ड आइज से बहुत कम दिखती है वो इससे टेलीस्कोप से बहुत अच्छे से दिखेगी। क्यों, क्योंकि उसका रिजॉल्विंग पावर जो है वो डी अपॉन में 1.22 इंटू लैम्डा है। इसकी वजह से हमें जो चीज पिक्चर दिखती है वो एकदम क्लियर दिखती है। आप समझ में आया कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर किसी भी इमेज को एकदम क्लीन दिखाने में हमारी मदद करता है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। वैसे ही टेलीस्कोप में हुआ, माइक्रोस्कोप में हुआ, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, होता क्या है, अगर हम अपनी नेक्ड आइज की बात करें, किस चीज की बात करें, नेक्ड आइज की, उसके लिए हम लेते हैं थीटा, ठीक है, और सेम वैल्यू होती है d अपान 1.22 इंटू लैम्डा। ऐसा क्यों है समझिएगा, हम जो भी चीज देखते हैं अपनी आंखों से वो फर्दर होती है, पहली बात, फर्स्ट कंडीशन इज दैट। और डी किसके लिए ले रहे हैं, हम अपने आइज के लिए ले रहे हैं, 25 सेंटीमीटर होता है हमारा, ठीक है। और ये जो मीडियम है, ठीक है, 1.22, ये किसी भी मीडियम के अप्रोक्स रिप्रेजेंटेशन करता है। मतलब कि जो ऐसा ग्लास है 1.33, वाटर है 1.30 के समथिंग अप्रोक्स में वैल्यू चल रही है, और ये जो वैल्यू है इन सबके अप्रोक्स में है, ठीक है, यानी 1 पॉइंट के समथिंग में है, एयर 1 हो गया, ठीक है, ऐसे चलता हुआ है। तो इस चीज को कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये जो वैल्यू लगी हुई है 1.22, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो क्या करती है, हर एक मीडियम हम लगभग यूज कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए हम इसे अपने नेक्ड आइज के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, और इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया रिजॉल्विंग पावर, आप समझ गए। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, किसी भी इमेज को क्लीन दिखाता है, और इसको किसे यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, हमने पहले ही बताया था। टेलीस्कोप मतलब एस्ट्रोनॉमिकल भी ले सकते हैं, ठीक ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप हमने बताया था किसमें, प्रीवियस लेक्चर्स के रे ऑप्टिक्स में हमने बताया था माइक्रोस्कोप पूछता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और समझते हैं कि ऐसा कैसे करना है। सपोज कर लीजिएगा आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है समझिए, कह रहा है कि अगर जो लैम्डा की वैल्यू है, वेवलेंथ है, वो 6000
देखना पेपर में हमेशा जो देता है वो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू देती है। मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम में पूछता है। ठीक है, हम भी उसी में पूछ रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू जो दी हुई है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें जो करना है वो है, ये तो वैल्यू दे दी, अब क्या दिया है 2 nu sin थीटा, यानी कि कहेगा मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ समथिंग है। तो मान लीजिए 2 nu sin थीटा थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू दे दिया है 0.24, ठीक है, 0.24 मीटर सेंटीमीटर, जो मन करे आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमें कोई बाउंडेशन नहीं दे रहा है आपको कि आपको ये लिखना है। ठीक है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए हम क्या लिखते हैं, लगभग मीटर उटर में लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं रखते, आप जो चाहे वो रखिए। ये अब कहे कि फाइंड करिए इसकी आरपी की वैल्यू, रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच। एक बात समझिएगा, रिजॉल्विंग पावर हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इससे हम जब फाइंड करेंगे तो हमेशा मीटर में चेंज करके वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि ये जो होगा वो मीटर में होगा माय डियर स्टूडेंट, मीटर में होगा। इसे चेंज करना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला क्या था, लैम्डा अपॉन 2 nu sin थीटा था, लैम्डा अपॉन 2 nu sin थीटा। ठीक है, ये किसी मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा था। लैम्डा की वैल्यू दी है 6000 एंगस्ट्रॉम। अभी चेंज करते हैं, देखना कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू है 0.24। एक बात देखना, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, समझना जरा। ये जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1/d थी, 1/d थी। रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 1/d। d की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा अपन 2 sin थीटा, 2 nu sin थीटा। ठीक है, यानी कि जो d की वैल्यू होगी, 1/d की वैल्यू होगी, वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, लैम्डा, ये d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू देखना, d की वैल्यू जो थी लैम्डा अपॉन 2 nu sin थीटा। ये किसकी वैल्यू थी, लैम्डा की वैल्यू, d की वैल्यू थी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिखना क्या है, 1/d लिखना है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 nu sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा लैम्डा। समझ में आया कि अगर आप लिखे हो, क्या लिखे हो, अगर आप 1/d की वैल्यू पे d की वैल्यू लिखे हो, यानी कि आपके एग्जाम पे ये लिखे हो, तो उसे मिटा के कर लीजिएगा। ठीक है, होता है, आप समझना जाओ। आपकी आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.24। ठीक है, इस पे बात ही नहीं करनी, आगे बढ़ते हैं। लैम्डा, इसको चेंज करते हैं, समझना, 1 या एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि 6000 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, 6000 इंटू 10 की पावर -10। इस वैल्यू को आए, इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस का 10 हो गया। ठीक है, समझना जरा, ये हो गया प्लस का 10, ऊपर ले गए तो 0.25 को क्या लिख लेते हैं, यहां पे देखना, ये 3 जीरो है, इसे ऊपर ले गए, -10 की पावर 3, 10 की पावर -3 होगा, ये जुड़ा -5, 10 की पावर -10, ऊपर गया प्लस का, यानी कि बचा क्या 10 की पावर 5। ये 6 कितने बार में जाएगा, 624, 4 टाइम में, यानी कि 4 6 चौके 24, 6 4 जा 24 इंटू कितना बचा था यहाँ पे, 2 और 3 क्रॉस करने पर 5 बचा था, यानी कि 10 की पावर प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5 क्यों, क्योंकि वो ऊपर गया था तो -5 क्रॉस हुआ था, 5 पावर बचा था। ठीक है, यानी कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो कितना आ गया, रिजॉल्विंग पावर कितना आ गया, 4 इंटू 10 की पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर आप समझ गए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि
अगर पूछ दे कि कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है, उस वैल्यूएबल थिंग के बारे में बताइए जो क्या करती है, हमें बताती है क्लीननेस ऑफ इमेज, ऐसा लैंग्वेज हो, या फिर डिस्टिंक्ट इमेज को व्यू कराने में जो मदद करती हो, ऐसा लैंग्वेज हो। ठीक है, लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। अगर एनसीईआरटी हो तो वो कहेगा डिस्टिंक्ट इमेज के बारे में। ठीक है, अगर वो एचसी वर्मा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो पूछेंगे कि फर्दर अवे कि जो दिखाने में यूज करते हैं, जैसे टेलीस्कोप में हम यूज करते थे। ठीक है, हर बुक का लैंग्वेज अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा रिजॉल्विंग पावर से कि वो क्लीननेस को डिसाइड करता है। ठीक है, ऐसा होता हो तब। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे टाइप के आते हैं, आपको सिंपल वैल्यू दी होंगी, इसको सीधे फॉर्मूले पर पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूले पर पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस चेंजेस क्या होते हैं, ये जो एंगस्ट्रॉम होता है इसे देखना होता है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस वैल्यू के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और वेब ऑप्टिक्स में जितने भी थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चाहे वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, हम वेब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा वो ऑप्टिक्स से अलग होगा, क्योंकि हमने रे ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स दो आपको पढ़ा चुके हैं, और ये स्कोर गेनिंग है। एक बात याद रखिएगा, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप रिवीजन कर लीजिएगा, और आपके एग्जाम में तय है कि ये आपको पास करा सकते हैं। सब पासिंग मार्क केवल लाना है, तो दोनों पढ़ लीजिए, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। ठीक है, रे ऑप्टिक्स वेब ऑप्टिक्स पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको हाईएस्ट स्कोर गेनिंग करना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए, टेक अ स्क्रीनशॉट।